हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नेट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैश रिजर्व रेशो और सीआरआर एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और एसएलआर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली जो सीआरआर और एसएलआर होते हैं, अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लेकिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? सो क्या होता है, जब भी अगर हम किसी कंट्री में, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, यदि कंट्री में इन्फ्लेशन होती है या फिर डिफ्लेशन होती है। डिफ्लेशन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस का सडनली डिक्रीज़ होते जाना। सो इस केस में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है जिससे कि वो कुछ इन्फ्लेशन अगर कंट्री में है तो उसको कंट्रोल कर पाए, या फिर डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कुछ ऐसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर देंगी जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी या फिर डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। सो इसी तरीके से जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया होता है यानी कि आरबीआई, उसके पास भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिन्हें कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। सो उस मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके आरबीआई इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर लेती है। सो जो आरबीआई जब इन्फ्लेशन के केस में जो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करती है, उस मॉनेटरी पॉलिसी को कहा जाता है टाइट मनी पॉलिसी या फिर डियर मनी पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जो मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दिया जाता है। और डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी को कहा जाता है इजी मनी पॉलिसी या फिर चीप मनी पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है, यानी इंक्रीज़ कर दिया जाता है। क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस, सपोज़ करो ये बाइक है एक, ठीक है। इस बाइक को कई लोग परचेज़ करना चाहते हैं। सपोज़ यहाँ पे 10 लोग हैं, ये परचेज़ करना चाहते हैं। जब और जो इस बाइक का ओनर है वो अगर देखेगा इसको, इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो इस केस में क्या करेगा, इस बाइक के प्राइस को हाइक करता जाएगा, उसको बढ़ाता जाएगा। तो इस केस में क्या होगी, इन्फ्लेशन एक तरीके से बढ़ेगी, यानी प्राइस बढ़ेगा। और यदि इनके पास पैसा है तो यानी एक तरह से डिमांड ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा है तो आप यहाँ देख सकते हो एक तरह से प्राइस बढ़ रहे हैं। अगर आरबीआई किसी तरीके से इन लोगों के पास से पैसे को रिड्यूस कर ले, छीन ले, इस केस में क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो ये जो बाइक ओनर है यानी बी, ये जो बाइक है ए, इसके प्राइस को डिक्रीज़ करता जाएगा। सो यानी आप यहाँ देख सकते हो कि आरबीआई ने यहाँ पे इंटरवेंशन किया, उसने टाइट मनी पॉलिसी का यूज़ किया या फिर डियर मनी पॉलिसी का यूज़ किया और मनी सप्लाई को रिड्यूस किया, जिससे कि बाइक का प्राइस कम हो गया और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई। अब हम एक सिचुएशन दूसरी लेते हैं। अगर इस ए जो बाइक है, अगर इसका प्राइस ही सपोज़ इसका प्राइस काफ़ी लो है, तो अब क्या होगा कि आरबीआई सपोज़ जो 10 लोग हैं इनको इनको मतलब मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर रही है। लोगों के जो 10 लोग हैं ये, इनके पास ज़्यादा मनी है, तो इसके इसमें डिमांड एक तरीके से इंक्रीज़ होगी। जब डिमांड इंक्रीज़ होने लगेगी तो ये क्या होगा, जो बाइक ओनर है इसका, यानी जो जो ए बाइक है इसका जो प्राइस है इसको इंक्रीज़ करता जाएगा, इंक्रीज़ कर देगा। यानी कि जो पहले बाइक यानी का प्राइस जो डिफ्लेशन के केस डिफ्लेशन था, अब जो है बाइक का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, यानी डिफ्लेशन से हम आरबीआई कॉम्बैट कर रही है। सो इस इंटरवेंशन से डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि जो इन्फ्लेशन के केस में टाइट मनी पॉलिसी और डियर मनी पॉलिसी का यूज़ करते हैं और मनी सप्लाई को रिड्यूस करते हैं, और डिफ्लेशन के केस में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देते हैं, और जिसे इजी मनी पॉलिसी या फिर चीप मनी पॉलिसी कहा जाता है। ओके, सो अब बात आती है कि ये सीआरआर और एसएलआर क्या होता है। सो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो तो उसके पास मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन उस मॉनेटरी पॉलिसी को वो कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, इसलिए आरबीआई के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। जैसे कि कैश रिजर्व रेशो, ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट। इस तरीके से कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आरबीआई के पास। उन्हीं में से एक इंस्ट्रूमेंट होता है रिजर्व रेशो। ओके, रिजर्व रेशो। और ये रिजर्व रेशो के दो टाइप होते हैं, एक होता है कैश रिजर्व रेशो यानी सीआरआर, और दूसरा होता है एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सो ये कुछ ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल कि यदि एक सपोज़ करो ये रिवर है, आपको इस रिवर को क्रॉस करके उधर जाना है,
तो आप पहले एक प्लान तैयार करोगे अपने माइंड में कि मैं यहाँ से इस रिवर को क्रॉस करूँगा क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कम है। उसके बाद आपको रिवर क्रॉस करने के लिए आपको जैसे आप सोचोगे या तो मैं तैर के जा सकता हूँ या फिर मेरे को बोट मिल जाए, तो आप सोचते हो मैं बोट से चला जाता हूँ। सो इस केस में क्या हुआ कि आपने पहले एक प्लान तैयार किया, तो एक तरीके से ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जैसा है। और जब आपने इस रिवर को क्रॉस करने के लिए बोट का सहारा लिया तो एक तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। ओके, सो यही एक तरीके से रिज़र्व रेशो की बात है यहाँ पे। सो कैश रिज़र्व रेशो क्या होता है? बेसिकली जो कैश रिज़र्व रेशो में क्या होता है कि जो बैंक रन की जो सिचुएशन से बचने के लिए आरबीआई कुछ जो मनी होता है ना वो रिज़र्व रखती है सीआरआर की फॉर्म में। बैंक रन का मतलब होता है जैसे कि सपोज़ करो कि जो बैंक के अंदर जो मनी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं उसके अंदर मनी। और कुछ ऐसे सर्कमस्टांस क्रिएट हो जाते हैं कि जो लोग हैं अपना पैसा बैंक से मांगने आ जाते हैं और बैंक की ये लायबिलिटी है कि उनको पैसा वापस दे। सो यदि आरबीआई अगर बैंक यानी जो डिपॉजिटर का जो मनी है, अगर वो आरबीआई जो बैंक है, अगर वो बैंक सारे ही पैसा लोन पे दे देगा जो भी अगर इंडस्ट्री वगैरह किसी को भी, तो उस केस में जो बैंकरप्ट हो सकता है। ओके, यानी एक बैंक रन की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसीलिए जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया के सारे बैंकों को ये निर्देश देती है कि वो कुछ मनी को कैश रिज़र्व रेशो में रखेंगे और कुछ मनी को एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी की रेशो की फॉर्म में रखेंगे। ओके, सो जो मनी कैश रिज़र्व रेशो की फॉर्म में रखा जाता है वो क्या होता है, उस पर बैंक कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पाता। ओके, यानी कि उस मनी को बैंक लोन पे नहीं दे सकता, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ना गोल्ड परचेज़ कर सकता है। एक तरीके से कैश रिज़र्व रेशो पे यानी सीआरआर पे जो मनी रखा है उसमें कोई बैंक को प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन 1999 में एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी जहाँ पे आरबीआई ने बैंक को कुछ प्रॉफिट दिया था सीआरआर पे, लेकिन इसके अलावा आज तक सीआरआर पे कोई प्रॉफिट नहीं होता है बैंकों को। ओके, और सीआरआर यानी ये एप्लीकेबल होता है सभी बैंकों के लिए। यानी अगर आरबीआई ने कह दिया कि आपको 4% सीआरआर रखना है, इसका मतलब है कि 4% सीआरआर रखना है तो यानी हर बैंक को वो रखना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते तो उस केस में आरबीआई उन पर पेनल्टी लगा सकती है। और यही बात होती है एसएलआर की। एसएलआर भी बैंक रन की सिचुएशन से बचने के लिए होता है। इसमें ये भी सभी बैंकों के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन इस पर आर बैंकों को प्रॉफिट होता है। बैंकों को प्रॉफिट कैसे होता है कि वो जो एसएलआर है इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं कैश में, गोल्ड में और आरबीआई अप्रूव सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, 3 चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैश में, गोल्ड में और आरबीआई अप्रूव सिक्योरिटीज़ में। जब अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या कोई सिक्योरिटी परचेज़ करते हैं, सो वहाँ से उनको कुछ प्रॉफिट बैंकों को होता है। ओके, सो अभी के केस में जो आज है 12 अक्टूबर, सो आज जो सीआरआर है वो 4% है और एसएलआर है 18%। ओके, सो ये जो सीआरआर और एसएलआर चेंज भी होता रहता है, सो आप अपडेट रखिएगा। अब बात आती है कि ये सीआरआर और एसएलआर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये 4% है और ये 18% है, तो ये कैसे मतलब कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो कैलकुलेट होता है ये कैसे होता है, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उसमें जैसे वो बैंकों को इंस्ट्रक्शंस देती है कि आप सीआरआर को 4% रखना या फिर एसएलआर को 18% रखना, 20% रखना। तो ये आरबीआई इनको इंस्ट्रक्शन देती है। ठीक है, ये नहीं है कि बैंक अपने मर्ज़ी से जितना भी रखें, तो ये आरबीआई इनको इंस्ट्रक्शन देती है। ओके, सो जो सीआरआर है और एसएलआर ये कैलकुलेट होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी से। क्या होता है, जो भी मनी बैंक के अंदर जो डिपॉजिट करते हैं वो एक तरह से बैंक पे लायबिलिटी होती है। और जो लायबिलिटी होती है 2 तरीके से होती है, एक होती है डिमांड लायबिलिटी और दूसरी होती है टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी होती है कासा। कासा का मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स। ओके, और यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट भी और ईटीसी। ओके, और टाइम लायबिलिटी जैसे कि एफडीआरटी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट एंड ईटीसी। सो क्या होता है यहाँ पे जो सीआरआर और एसएलआर कैलकुलेट होता है टाइम लायबिलिटी से। ओके, उसके नेट डिमांड से। तो क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं। एसबीआई में
कि सपोज़ करो एक दिन के अंदर 140 करोड़ रुपीज़ इसके अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। एसबीआई बैंक के अंदर 140 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो रहे हैं और उसी दिन ही यानी एक दिन के अंदर ही 40 करोड़ रुपए जो हैं 40 करोड़ वो इस एसबीआई अकाउंट से निकल गए। यानी किसी को ज़रूरत पड़ गई पैसों की, उन्होंने निकाल लिया, लोन के लिए निकाल लिया, ठीक है, या कुछ फ़ी भरने के लिए निकाल लिया। ओके, सो इस केस में क्या हुआ, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे कितने पैसे बचे, अब बचे 100 करोड़ रुपीज़। सो जो ये 100 करोड़ रुपीज़ है ना, ये है एनडीटीएल यानी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। और जो अब ये सीआरआर है और एसएलआर है वो जो कैलकुलेट होगा वो इस 100 करोड़ रुपीज़ से होगा। तो जैसे अभी हमने देखा सीआरआर 4% है, यानी ये 100 करोड़ का 4% यानी कि 4 करोड़ रुपए जो होंगे वो बैंक सीआरआर की फॉर्म में रखेगा। और इसी का जो 18% हमने एसएलआर देखा, यानी एसएलआर 18% यानी 18 करोड़ रुपीज़ जो होंगे वो बैंक एसएलआर की फॉर्म में रखेगा। सो इस तरीके से कैलकुलेट होता है सीआरआर और एसएलआर। और ये जो कैलकुलेट होता है फोर्टनाइट के अंदर। फोर्टनाइट का मतलब है कि हर 2 वीक बाद, जैसे कि आज ट्यूसडे है, सो जो अगला ट्यूसडे आएगा उसको छोड़ के जो अगला ट्यूसडे आएगा जब ये कैलकुलेट होता है। ओके, अब बात आती है कि ये तो सीआरआर और एसएलआर की बात हो गई, लेकिन इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल हो सकती है। सो क्या होता है, जब भी इन्फ्लेशन की बात आती है, सो मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन के केस में क्या करते हैं, बैंक क्या करता है, जो आरबीआई होती है वो मनी सप्लाई को क्या करती है, रिड्यूस करती है। सो इस केस में क्या होता है, जो बैंक यहाँ पे सीआरआर और एसएलआर को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, ठीक है। जब सीआरआर को और एसएलआर को जब इंक्रीज़ करेगी, यानी 4% से अगर सपोज़ करो 5% कर दिया और एसएलआर 25% कर दिया, इस केस में क्या होगा, बैंक के पास कम मनी होगा। कम मनी का कहने का मतलब है जो पैसा एसएलआर की फॉर्म में रखा है बैंक उससे लोन तो नहीं दे पाएगा। उस केस में क्या करेंगे, वो जितना भी उनके पास पैसा होगा उसको लोन पे देने के लिए वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर देंगे। सपोज़ करो अगर वो पहले सीआरआर जब 4% था और एसएलआर 18% था, तब बैंक के पास अगर 100 करोड़ रुपीज़ था, जो भी पैसा मतलब था उनके पास, जो अगर वो 7% की इंटरेस्ट रेट पे दे रहे थे, तो अब वो इंटरेस्ट रेट पे कर देंगे उसका 10%। जब वो इंटरेस्ट रेट को हाई करेंगे उस केस में क्या होगा, जिस लोग मतलब जो लोग बैंक से जो लोन लेना चाहेंगे वो एक तरीके से पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे हाउस लोन चाहिए यानी मुझे घर के लिए पैसा चाहिए, तो मैं देखूंगा कि अभी तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है, तो मैं वेट करूंगा कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो मैं लोन लूँगा। तो इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो पब्लिक जो बोरो करेगी वो कम करेगी और डिमांड एक तरीके से जब होगी कम, और प्राइस क्या होगा, प्राइस भी हो जाएगा कम। जब डिमांड कम है यानी कि प्राइस भी होगा कम, और इस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, सीआरआर और एसएलआर को डिक्रीज़ करना। यानी जब सीआरआर और एसएलआर को डिक्रीज़ करना यानी 4% से अगर 3% कर दिया और एसएलआर को 15% कर दिया। ओके, सो इसमें क्या होगा, बैंकों के पास ज़्यादा मनी होगा। जब बैंकों के पास ज़्यादा मनी होगा तो वो क्या करेंगी, जो नए कस्टमर्स होंगे उनके लिए वो हायर करना चाहेंगी, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट को काफ़ी रिड्यूस कर देंगी। और जब मैं देखूंगा कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो है तो मैं क्या करूँगा, बैंक से जाके लोन ले लूँगा, होम लोन। ओके, सो इस केस में पब्लिक ज़्यादा बोरो करेगी और डिमांड जो होगी इंक्रीज़ हो जाएगी। और डिमांड जब इंक्रीज़ होगी यानी कि प्राइस ओके यहाँ पे हाई होगा। ओके गाइस, ये लेस नहीं हाई होगा, सो प्राइस भी बढ़ जाएगा। इस तरीके से डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, सो गाइस, दिस वाज द लेक्चर अबाउट द CRR और एंड SLR। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू।